अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर नंबर 37 है और आज हमने पढ़ना है ऑर्डर 7 रूल 10 जो किस हवाले से रिटर्न ऑफ प्लेंट कि कब कोर्ट प्लेंटिफ को उसकी जो प्लेंट है वापस रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है। तो इसे डिस्कस करने से पहले हम शॉर्टली देखते हैं कि प्लेंट किसे कहते हैं। तो प्लेंट क्या होती है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इनिशिएशन ऑफ सूट। किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए जो पहली चीज़ कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है, पहली चीज़ जो कोर्ट के अंदर लाई जाती है वो क्या होती है? प्लेंट। प्लेंटिफ कोर्ट के अंदर अपनी प्लेंट को प्रेजेंट करता है और इस प्लेंट के अंदर वो तमाम फैक्ट्स बताता है अपने कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से कि वो क्यों अपना मैटर कोर्ट के अंदर लेकर आया है। तमाम बातें प्लेंटिफ इस प्लेंट के अंदर बताता है। ठीक है, तो जब प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है और कोर्ट जब उस प्लेंट को एडमिट करता है तभी एक सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। ठीक है, इन डिटेल हम प्लेंट को तब पढ़ेंगे जब हम ऑर्डर 7 के हवाले से इसको पढ़ेंगे। आज ऑर्डर 7 रूल 10 को यानी रिटर्न ऑफ प्लेंट के टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये है क्योंकि हम कंटिन्यूसली जुरिस्डिक्शन के टॉपिक को पीछे डिस्कस कर रहे हैं, तो क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन के टॉपिक के साथ कनेक्टेड है तो इसीलिए हम जो ऑर्डर 7 का रूल 10 है इसे हम पहले डिस्कस करें। ठीक है, ऑर्डर 7 इन डिटेल हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लेंट को इन शॉर्ट हम किस तरह कह सकते हैं? प्लेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इनिशिएशन ऑफ सूट। किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो क्या है? प्लेंट। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्डर 7 रूल 10 के ऊपर। तो इसकी लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले हम इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 10 अप्लाई कब होता है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी किस हवाले से है। ऑर्डर 7 रूल 10 सिर्फ उन तमाम केसेस में अप्लाई होता है कि जब कोई सूट किसी ऐसे कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया है जिसका उस मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो जिस कोर्ट में उस मैटर को लाया गया है वो उस सूट के हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं रखता। ठीक है, तो जब भी कोर्ट का किसी मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 उस प्लेंट को रिटर्न किया जाएगा। किससे रिटर्न किया जाएगा? वापस प्लेंटिफ को रिटर्न किया जाएगा ताकि वो उसे प्रॉपर फोरम पर प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करे। ठीक है, तो अगर कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ना हो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ना हो या किसी भी किस्म की जुरिस्डिक्शन ना हो तो अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 प्लेंट को रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर किसी एक काइंड का जुरिस्डिक्शन भी कोर्ट के पास नहीं होगा तो कोर्ट उस मैटर को नहीं सुन सकता। ठीक है, फिर हम देखते हैं रूल 10 की नेचर क्या है। तो ये किस किस्म का प्रोविजन है? ये मैंडेटरी प्रोविजन है, यानी कि कोर्ट ने इसको लाजमी फॉलो करना है। और अगर कोर्ट इसको फॉलो नहीं करते, यानी कि एक मैटर के हवाले से अगर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है फिर भी अगर कोर्ट उस मैटर को ट्राई करता है तो फिर उसके जितने ऑर्डर्स होते हैं, जितना उस मैटर के हवाले से जो डिसीजंस कोर्ट देता है, जितनी डिक्रीज पास करता है, जितने ऑर्डर्स पास करता है वो नल एंड वाइड कंसिडर किए जाते हैं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इस हवाले से हम 2 केस लॉज को भी देख लेते हैं। इस हवाले से वैसे नंबर ऑफ केस लॉज हैं जिनमें ये बातें डिस्कस की हुई हैं। यहाँ आपके लिए 2 को मेंशन किया, 2013 MLD 1532 और इसके अलावा 1995 SCMR पेज नंबर 584। इसमें क्या बात कही हुई है? व्हेन द कोर्ट लैक्स पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जब कोर्ट के पास पेक्यूनरी या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, द प्लेंट इज टू बी रिटर्न फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट। तो प्लेंट को वापस कर दिया जाएगा ताकि उसे प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सके। एंड सच कोर्ट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर एक्सेप्ट ऑफ रिटर्निंग द प्लेंट। और वो कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं है और जिसके सामने प्लेंट लाई गई है वो कोई भी ऑर्डर उस मैटर के हवाले से पास नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही ऑर्डर पास कर सकता है। कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर फॉर द रिटर्निंग ऑफ प्लेंट, कि उस प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाए। सिर्फ ये एक ऑर्डर वो पास कर सकता है, ये ऑर्डर वैलिड होगा। इसके अलावा अगर वो किसी किस्म का भी इस मैटर के हवाले से ऑर्डर पास करेगा तो वो नल एंड वाइड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, कोर्ट ने लाजमी इसको फॉलो करना है। अच्छा, कोर्ट खुद से भी एक मैटर को वापस रिटर्न कर सकते हैं जो कोर्ट को चाहिए, और इसके अलावा जो डिफेंडेंट है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है, उसकी एप्लीकेशन पर भी प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, यहीं पर ऑर्डर 7 रूल 10 के वजह से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं। ऑल प्रोसीडिंग्स देयर टू आर ऑफ नो इफेक्ट, यानी कि जितने टाइम अगर वो मैटर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग्स होंगी, किसी भी किस्म का अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा तो वो जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो नल एंड वाइड कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, किसी किस्म के भी ऑर्डर्स अगर उस कोर्ट ने पास किए हैं तो उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सच कोर्ट कैन नॉट डिसमिस सच सूट, वो कोर्ट उस सूट को डिसमिस नहीं कर सकता, डिसमिसल का ऑर्डर पास नहीं कर सकता, और डिटर्मिन एनी मैटर देयरइन, और इसके अंदर किसी भी मैटर को डिटर्मिन नहीं कर सकता, किसी चीज़ के बारे में भी फैसला नहीं दे सकता, और अलाउ विड्रॉल अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। ऑर्डर 23 रूल 1 के हवाले से कि जब प्लेंटिफ जो है अपने सूट को विड्रॉ कर लेता है, यानी कि वापस लेता है अपना सूट। ठीक है, तो जब कोर्ट से परमिशन मांगी जाती है, प्लेंटिफ परमिशन लेता है विड्रॉल के वजह से, तो वो कोर्ट जिसको उस मैटर के वजह से जुरिस्डिक्शन नहीं है वो परमिशन भी ग्रांट नहीं कर सकता। और ट्रांसफर सच सूट टू द प्रॉपर कोर्ट, और जो कोर्ट है वो ट्रांसफर का ऑर्डर भी नहीं कर सकते, यानी कि अगर उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है तो अगर जिस दूसरे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वहां पर भेजने के लिए वो ट्रांसफर का ऑर्डर नहीं कर सकता। ठीक है, ट्रांसफर का ऑर्डर भी अगर करेगा तो वो भी नल एंड वाइड कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा रिजेक्ट द प्लेंट, अगर उसे लगता है कि इस प्लेंट के अंदर कोई ऐसी खामी है, कोई रिजेक्शन वाले ग्राउंड्स मौजूद हैं जो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंडर हैं, और इस प्लेंट को रिजेक्ट कर देना चाहिए और दूसरा कोर्ट भी इसको रिजेक्ट कर देगा, तो वो ये ऑर्डर भी पास नहीं कर सकते। यानी कि किसी किस्म के भी ऑर्डर्स
ऐसा कोर्ट पास नहीं कर सकता जिसका उस मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, ना वो डिसमिसल का ऑर्डर पास कर सकता है, ना ही वो किसी मैटर के हवाले से एडजुडिकेशन दे सकता है, डिसीजन दे सकता है, ना ही वो प्लेंटिफ को अलाउ करेगा कि वो सूट को विड्रॉ करे, ना ही वो ट्रांसफर का ऑर्डर करेगा। ट्रांसफर का ऑर्डर भी सिर्फ वो कोर्ट कर सकता है जिसका जुरिस्डिक्शन होता है। ये हमने ट्रांसफर ऑफ सूट के जब टॉपिक्स पढ़े हैं वहां पर मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रांसफर होगा तो वो भी सिर्फ वो कोर्ट कर सकता है जिसका उस मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, तो किसी भी किस्म का ऑर्डर वो कोर्ट पास नहीं कर सकता जिसका उस मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यही बात है आपने भी पिछले केस लॉज के अंदर भी पढ़ी कि जो कोर्ट जिसका उस मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं है उसके सामने मैटर लाया जाता है तो वो उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्डर पास कर सकता है जो कि वैलिड होगा, वो है रिटर्न ऑफ प्लेंट के हवाले से। इसके अलावा किसी भी किस्म का ऑर्डर वो उस मैटर के हवाले से पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बातें हो गई सूट के हवाले से। इसके अलावा अगर जो अपील है, मेमोरेंडम ऑफ अपील, अगर अपीलेट कोर्ट में पेश की जाती है लेकिन अगर गलत अपीलेट कोर्ट में लाई गई है जिसका उस मैटर के वजह से जुरिस्डिक्शन नहीं है तो अपीलेट कोर्ट अपील को भी रिटर्न कर सकता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 रीड विद सेक्शन 107 के हवाले से पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट के हवाले से। ठीक है, तो जब अपील भी किसी ऐसे कोर्ट में लाई जाएगी जिसका उस मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वहाँ पर भी जो कोर्ट है वो ऑर्डर 7 रूल 10 की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है और वो उस मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न करेगा ताकि उसे प्रॉपर कोर्ट में पेश किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब यहीं पर हम एक और सिचुएशन भी देख लेते हैं कि जब ट्रांसफर होता है, किसी भी सूट को ट्रांसफर किया जाता है, जो अपने पीछे प्रोविजंस पढ़े हैं ट्रांसफर के हवाले से, और जब ट्रांसफर किसी ऐसे कोर्ट में किया जाएगा जिसका उस मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, तो मिस्टेक तो सबसे हो सकती है, आपको पता है ह्यूमन माइंड इज फैलेबल एंड जजेस आर नॉट एक्सेप्शन, तो जजेस से भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो जब कोई भी कोर्ट ट्रांसफर का ऑर्डर करता है और सूट को ट्रांसफर कर लेता है किसी ऐसे कोर्ट में जिसका उस मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो किसको रिटर्न करेगा, वो प्लेंटिफ को रिटर्न नहीं करेगा। ऑर्डर 7 रूल 10 क्या कहते हैं, प्लेंटिफ को आपने रिटर्न करना है। ठीक है, लेकिन जब ट्रांसफर होकर सूट किसी ऐसे कोर्ट में आएगा जिसका उस मैटर के वजह से जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर वो उस मैटर को कहाँ पर रिटर्न करेगा, कहाँ पर वापस भेजेगा, उस कोर्ट में वापस भेजेगा जिन्हें उसे वो मैटर ट्रांसफर किया है, प्लेंटिफ को वापस नहीं भेजेगा। ठीक है, यहाँ तक ऑर्डर 7 रूल 10 की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब हम ऑर्डर 7 रूल 10 को बैरक से पढ़ते हैं, बैरक से रीड आउट करते हैं। तो इसके अंदर 2 सब रूल्स हैं। पहला सब रूल क्या कहता है, बहुत सिंपल सा है। पहला क्या कहता है, The plaintiff shall at any stage of the suit be written to be presented to the court in which the suit should have been instituted। ठीक है, तो किसी भी स्टेज पर प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। क्यों रिटर्न किया जाएगा, ताकि उसे प्रॉपर कोर्ट में पेश किया जा सके, ताकि सूट को प्रॉपर कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सके। प्रॉपर कोर्ट किस कोर्ट को कहते हैं, वो कोर्ट जिसका उस मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक, फिर सब रूल 2 क्या कहता है, प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग ऑफ प्लेंट। जब कोर्ट प्लेंट को रिटर्न करेगा तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट, जब प्लेंट को रिटर्न किया जाएगा, द जज शेल एंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न। तो जज उसके ऊपर क्या क्या मेंशन करेगा, जिस डेट को वो प्लेंट उस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट की गई थी वो डेट उसके ऊपर मेंशन की जाएगी, और इसके अलावा जिस डेट को अब वो प्लेंट रिटर्न की जा रही है वो डेट भी उसके ऊपर लाजमी मेंशन की जाएगी, भले वो सेम डेट हो या फिर कोई और डेट हो। यानी कि अगर कोई मैटर 1 जनवरी 2022 को अगर प्रेजेंट किया गया और उसे रिटर्न कोर्ट कब कर रहा है, 2 महीने बाद कर रहा है, या सेम डेट पर ही कर रहा है, या कुछ दिनों बाद कर रहा है, तो दोनों डेट्स जो हैं, प्रेजेंटेशन की डेट और जब प्लेंट को रिटर्न किया जा रहा है, दोनों डेट्स मेंशन की जाएंगी। द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट, जो पार्टी जिस पार्टी ने उस प्लेंट को प्रेजेंट किया है उसका नाम भी लिखा जाएगा। एंड अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर रिटर्निंग इट, और इसके अलावा जज क्या करेगा, इन शॉर्ट स्टेटमेंट भी लिखेगा कि क्यों इस प्लेंट को रिटर्न किया जा रहा है, यानी कि कोर्ट को क्यों लगता है कि उसका उस मैटर के वजह से जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, तो इन सिंपल जब भी कोई सूट किसी ऐसे कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा जब जिसका उस मैटर के वजह से जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो वो कोर्ट क्या करेगा, अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 उस प्लेंट को रिटर्न करेगा प्लेंटिफ को, ताकि वो उसे प्रॉपर कोर्ट में, प्रॉपर कोर्ट यानी कि वो कोर्ट जिसका उस मैटर के वजह से जुरिस्डिक्शन है, वहां पर उस प्लेंट को प्रेजेंट करे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर जो प्लेंटिफ है अगर वो इस ऑर्डर से एग्रीव्ड है, यानी कि रिटर्न ऑफ प्लेंट का जो ऑर्डर कोर्ट ने किया, अगर वो इससे एग्रीव्ड है तो उसके लिए कोई रेमेडीज अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए रेमेडीज मौजूद हैं बिल्कुल। ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर 7 रूल 10 का जो ऑर्डर है, ये एक अपीलेबल ऑर्डर है। ऑर्डर 43 रूल 1 के अंडर इसके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है, और इसके अलावा इसके खिलाफ रिवीजन भी फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो अपील भी फाइल की जा सकती है, रिवीजन भी फाइल किया जा सकता है। दोनों रेमेडीज प्लेंटिफ के पास मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी शख्स ऑर्डर 7 रूल 10 के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो वो इसके खिलाफ अपील भी फाइल कर सकते हैं या फिर रिवीजन में भी जा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद यहीं पर हम लिमिटेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि जब कोर्ट प्लेंट को रिटर्न करता है तो उस सूट के हवाले से जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो जो चल रहा होता है उस पर क्या इफेक्ट होगा। इस हवाले से हमारे पास गाइडेंस कहाँ पर मौजूद है, रेमेडी कहाँ पर मौजूद है, सेक्शन नंबर 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट।
वो आपको क्या कहता है, जब भी किसी भी सूट के हवाले से पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब कंप्यूट किया जाएगा, उसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जितने टाइम के अंदर अगर कोई सूट किसी रॉन्ग कोर्ट में, या रॉन्ग कोर्ट मतलब यानी कि ऐसा कोर्ट जिसका उस मैटर की वजह से जुरिस्डिक्शन नहीं था, जितने टाइम तक आपका सूट अगर किसी ऐसे कोर्ट के अंदर पेंडिंग था जिसका उस मैटर के वजह से जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो वो पूरा टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा। उसे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करने के लिए उसे काउंट नहीं किया जाएगा, इट विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, कितना एक्सक्लूड किया जाएगा, जिस डेट से आपने प्लेंट प्रेजेंट की थी उस कोर्ट के अंदर, उस डेट से लेकर जिस डेट तक उस मैटर को उस कोर्ट ने रिटर्न किया, वापस किया, वहाँ तक का जितना टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, भले वो 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, या 1 साल का हो, जितना भी अरसा हो। ठीक है, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, और प्लेंटिफ को क्या चाहिए कि जब उसे प्लेंट रिटर्न कर दी जाती है तो वो प्रॉपर कोर्ट के अंदर, यानी कि वो कोर्ट जिसका उस मैटर के वाले से जुरिस्डिक्शन है, विद इन रीजनेबल टाइम उसे उस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करे। और फिर जब प्लेंटिफ प्रॉपर कोर्ट में उस मैटर को लेकर आएगा तो वो जो डेट जिसको उसने मैटर प्रेजेंट किया है वही डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कहलाएगी। ठीक, रॉन्ग कोर्ट के अंदर जितना टाइम पीरियड हुआ वो एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट रेमेडी प्रोवाइड करता है। वो क्या कहता है कि जितने टाइम के अंदर आपका जो सूट है वो रॉन्ग कोर्ट के अंदर अगर पेंडिंग था तो वो तमाम टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करने के लिए उस टाइम पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, होप से यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।